जी Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I will request Professor Rashid Saab to start today's session with the name of Allah, recitation of Holy Quran. अच्छा जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा कुली मिन कुल्लिस समराति फसलुकी सुबुल रब्बिक ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتफक्करून। सूरत नाहल है, आयत 69। मफहूम तर्जुमा है, फिर हर किस्म के फलों से अपनी खुराक हासिल करो, सुभान अल्लाह। फिर उन रास्तों पर चल जो तेरे रब ने तेरे लिए आसान बना दी हैं। इसी तरह इस मक्खी की पेट से वो मुख्तलिफ रंगों वाला मशरूब निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है, यानी शहद की बात की है। यकीनन इन सब बातों में उन लोगों के लिए निशानी है जो सोचते समझते हों। दैट इज रिसर्च। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Thank you so much, Professor Rashid. Today's PMA webinar, it is 98th webinar, with a collaboration of South Asian Association of Physiologists, Azad Jammu Kashmir Medical College, Muzaffarabad, Women Medical College, Medical and Dental College, पाकिस्तान फिजियोलॉजी सोसाइटी, ए पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट। आज का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है और हमारे आज के जो मेहमान हैं प्रोफेसर जावेद इकबाल फारूकी, वेरी वेल नोन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन द पेशावर। आज का जो टॉपिक है उसकी मुख्तसर सी गुफ्तगू ये है कि आपने यकीनन एच पी के बारे में तो सुना होगा, सिर्फ नाम की हद तक तो बहुत सारे अफराद के इसके बारे में जानते हैं, लेकिन ये बीमारी क्या है आज हम इनके से जानेंगे। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग, ख़ास तौर पे यंग्स जो है ना, इस चीज़ पे इसके अलामात जो ज़ाहिर होती हैं बड़ी मिमिक कर रही होती हैं दूसरी से। तो आज हम प्रोफेसर जावेद काजी प्रोफेसर जावेद इकबाल फ़ारूकी साहब से इसके बारे में पूछेंगे। और बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सलमा कोंदी जिन्होंने इतना नामवर किस्म के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को आज को इनवाइट किया। थैंक यू सो मच प्रोफेसर जावेद इकबाल फारूकी साहब, ओवर टू यू। Thank you very much, Dr. मुअज़्ज़म हुसैन बुखारी। मुलाजिम हुसैन बुखारी सर। अच्छा, मुलाजिम हुसैन बुखारी साहब, प्रिंसिपल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद। And thank you, Professor Salma Aslam Kundi, Principal Women Medical and Dental College, Abbottabad, and my dear colleague, Professor Rashid Mahmood, and all other colleagues. मैं ममनून हूँ आप सबका कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि एच पाइलोराई जो कि एक बर्निंग इशू है या बर्निंग टॉपिक है, इस पे मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करूं, या जो इसकी जो अपडेट्स हैं या इसकी जो न्यू गाइडलाइंस हैं उनके बारे में बात करूं। मैं कोशिश ये करूंगा कि अपनी डिस्कशन में बजाय वो जो ड्राई नेचर ऑफ गाइडलाइंस होती हैं उस पे जाऊं, मैं इसको एज ए क्लिनिकल सिनेरियो पे जाऊंगा और जो जो क्रंच ऑफ द मैटर है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। हम देखेंगे कि एच पाइलोराई क्या है, इसकी अहमियत क्या है, क्यों हमें इसको ट्रीट करना चाहिए, कौन से टेस्ट करने चाहिए, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, और फिर उन ट्रीटमेंट ऑप्शंस को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के मैंने कहा कि टॉपिक हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोराई इन्फेक्शन इन 2024। The learning objectives of today's scientific sitting is to know about the practice essentials, कि प्रैक्टिस एसेंशियल्स क्या हैं, हम जब प्रैक्टिस करते हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन कौन से अहम चीज़ों को की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए while we are treating a patient with H. pylori positive infection.
We will briefly have the concepts of H. pylori eradication therapies. जब भी आप लिटरेचर में देखते हैं या जब आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ थेरेपीज होती हैं, तो उनका एक ओवरव्यू देखेंगे, समझेंगे कि ये जो इरिडिकेशन थेरेपीज है उनका कॉन्सेप्ट क्या है या किस किस तरीके से ये हम पेशेंट्स को देते हैं. And of course, we will discuss the rational use of available therapies. ट्रीटमेंट तकरीबन सारी जो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं वो पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन इनको किस तौर पे हम यूज़ करें अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, इस पे हम स्पेसिफिकली जोर देंगे और इस पे हम बात करेंगे. I will start with a case history. A 32 years female having 2 kids. Has been on repeated courses of PPIs for chronic dyspepsia. इसको chronic dyspepsia है और बार बार ये डॉक्टर के पास जाती है और मुख्तलिफ ब्रांड्स के और मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स ऑफ PPIs इसको कई बार मिले हैं. She was found to be H. pylori positive by ICT. वो जो स्ट्रिप होता है उस पे H. pylori positive हुई. There is no history of dysphagia, hematemesis, मेलेना और वेट लॉस, क्योंकि ये हमारे अलार्म सिम्टम्स होते हैं और जब ये हों तो इट मीन्स के सीरियस डिजीज अंडरलाइंग है फॉर द सिम्टम्स ऑफ डिस्पेप्सिया. नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर. वी नो कि गैस्ट्रिक कैंसर के हवाले से है कि ये फैमिलीज में रन करता है, और अगर फैमिली में किसी मेंबर को स्पेशली अगर यंग पेशेंट है और उसको गैस्ट्रिक कैंसर डायग्नोज होता है तो देयर इज अ फेयर कि उसकी फैमिली मेंबर्स को भी ये हो सकता है. Her BMI was 28.1. Rest of physical examination unremarkable. सिर्फ ये कि chronic dyspepsia and ICT positive H. pylori. Her labs were hemoglobin normal, MCV normal, platelets normal, WBC normal, bilirubin normal with normal ALT, AST, and alkaline phosphatase. Albumin also within normal range, globulin normal, urea normal. Ultrasound shows normal ecotexture of the liver, regular margins, normal gallbladder, normal pancreas, normal spleen, no ascites. तो कोई हेपेटोबिलियरी ऐसी क्लू नहीं मिली कि उसकी डिस्पेप्सिया को एक्सप्लेन करे. जिस तरह के मैंने पहले कहा, she was found to be H. pylori positive by ICT. और मेरे ख्याल में यही सिनेरियो होता है हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी. आप लोगों की क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी यही सिनेरियो आता होगा कि एक पेशेंट है, डिस्पेप्सिया है, और आप उसको H. pylori टेस्ट कर लेते हैं, या वो खुद कोई और उसको उसने एडवाइस किया होता है और वो आपके पास आ जाता है या आ जाती है कि जी सर मैं तो ठीक नहीं हो रही हूँ, या और मैं अब क्या करूँ. So just a simple brainstorming for 30 seconds. How will you manage this case? H. pylori eradication therapy, कि आप इसको H. pylori eradication therapy दे देंगे, या you will do upper GI endoscopy कि काफी अरसे से उसको डिस्पेप्सिया है और PPI उसको दिए जा रहे हैं और उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, या PPIs आप एक और ब्रांड दे देंगे या एक दूसरे उस पे चले जाएंगे. जिस PPI पे आपको कॉन्फिडेंस है कि ये ज्यादा इफेक्टिव है आप उस पे चले जाएं. मेबेवरीन आप समझते हैं कि नहीं जी ये अपर GI नहीं है, ये IBS टाइप चीज है, और उसको मेबेवरीन दे देते हैं. या एक ऑप्शन है कि नन ऑफ द अबव. तो आप सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए इनमें से एक ऑप्शन अपने साथ लिख लें, फिर हम आगे जाते हैं. H. pylori eradication therapy, option A upper GI endoscopy, option B PPIs, option C mebeverine, option D none of the above. None of the above का मतलब कि क्या करें फिर? Answer is none of the above, और मैं एक्सप्लेन करूंगा. Instead of going for H. pylori eradication therapy, you confirm H. pylori status by urea breath test or H. pylori stool antigen test. ये भी हम देख लेंगे कि ये क्या होते हैं और क्यों हमें ICT पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्यों हमें कंफर्म करना चाहिए by H. pylori test, by urea breath or H. pylori stool antigen. The upper GI endoscopy is not indicated. इसमें कोई ऐसा अलार्म सिम्टम्स नहीं था, वेट लॉस या हेमेटोमेसिस, मेलेना या डिस्फेजिया.
और कोई ऐसी हिस्ट्री भी नहीं थी फैमिली की गैस्ट्रिक कैंसर की, तो प्रॉबेबली, एंड शी इज यंग 32 ईयर्स, तो एंडोस्कोपी इज नॉट एन ऑप्शन। पीपीआई ऑलरेडी बहुत सारे पीपीआई निकले हैं, तो ये भी ऑलरेडी दिए गए हैं, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। एंड मेबोवरीन पर से अगर हम कहते हैं कि IBS है, ब्लोटिंग है, तो उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, इट इज नॉट द ट्रीटमेंट विच कैन क्योर हर प्रॉब्लम। तो इस जो मैंने कहा कि वी विल कंफर्म द H pylori बाय कंफर्मेटरी टेस्ट, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास H pylori टेस्टिंग के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वी ऑल नो ब्लड टेस्ट या सीरोलॉजिकल टेस्ट, स्ट्रिप पे H pylori या इलाजा टेस्ट, ये बड़ा कॉमन टेस्ट है, बल्कि मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा टेस्ट जो डिस्पेप्सिया वाले पेशेंट करते हैं वो यही करते हैं कि ब्लड दे देते हैं और स्ट्रिप पे उनका पॉजिटिव आ जाता है, या वो इलाजा कर लेते हैं और स्ट्रिप पे पॉजिटिव आ जाता है। एक और टेस्ट है यूरिया ब्रेथ टेस्ट, जिसको में उसको सोल्यूशन पिला के जब वो एक्सहेल करता है तो एक बैग में और उसमें चेक कर लिया जाता है कि आया इसमें यूरिएज की वजह से यूरिया है कि नहीं है। H pylori स्टूल एंटीजन टेस्ट, इसी तरह स्ट्रिप का टेस्ट है, लेकिन ये स्टूल में H pylori एंटीजन चेक किया जाता है। एंड ऑफ कोर्स एंडोस्कोपी बायोप्सी, अगर आप एंडोस्कोपी कर रहे हैं और तो वहाँ से टिश्यू लिया तो उसकी या तो क्लो टेस्ट कर लेते हैं जो कि ऑन द स्पॉट आपको बताता है, इसकी डिटेल में भी जाएंगे, या फिर इसकी हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं। तो दीज आर दी 4 मेन टाइप्स ऑफ टेस्ट: ब्लड टेस्ट, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, H pylori stool antigen and endoscopic biopsy for the H pylori testing। थोड़ा सा हम जरा इसकी मजीद डिटेल में चले चलते हैं। ये H pylori स्ट्रिप टेस्ट मेरे ख्याल में कि मेरे जिन कोलीग्स के क्लिनिक्स में अपनी लेबॉर्ट्रीज भी हैं तो वहाँ भी होता रहेगा, आप लोगों ने देखा होगा, एक स्ट्रिप होता है, इसमें ब्लड डाल के फिर उसमें चेक कर लिया जाता है कि आया इसमें पॉजिटिव है कि नहीं है। और इसी तरह H pylori इलाइजा टेस्ट, ये दोनों अच्छे टेस्ट हैं, आपको बता देते हैं, लेकिन इसमें इशू ये है कि इसमें फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा ये कि ये नहीं बताते आपको कि इस पेशेंट को अभी एक्टिव इन्फेक्शन है कि नहीं है। इट मे बी अ पास्ट इन्फेक्शन, इट मे बी अ ट्रीटेड केस, लेकिन ये आपको ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि आया इसको करेंटली H pylori का इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में H pylori टेस्टिंग बाय ICT और बाय इलाइजा is out by all guidelines, चाहे वो अमेरिकन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी गाइडलाइंस हैं या यूरोपियन है या इवन एशियन है, एशियन पैसिफिक है, तो ये आउट है। इवन पाकिस्तानी गाइडलाइंस भी पिछले चंद साल पहले हमने पब्लिश की थी। दिस मोडालिटी ऑफ H pylori टेस्टिंग इज आउट। क्लिनिकली आप इसको इस्तेमाल करना नहीं चाहिए और इस पर डिसीजन लेनी नहीं चाहिए। एंड दैट वाज द रीज़न कि मैंने कहा कि उस बच्ची का, उस लेडी का H pylori ICT पॉजिटिव था, तो हमने कहा कि इसको कंफर्म करेंगे। आते हैं सेकंड कैटेगरी, यूरिया ब्रेथ टेस्ट। यस, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड, नॉन इन्वेजिव गोल्ड स्टैंडर्ड। 2000 से ये मार्केट में है और ये अगरचे मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है जितना ये H pylori वाले टेस्ट हैं, लेकिन दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड कि जिसमें सोल्यूशन पेशेंट पी के इसके बाद वो एक्सहेल करता है। ये एक बेलून, ये उसमें बेलून आपसे कह सकते हैं या उसको पाउच कह सकते हैं, और फिर इसको टेस्ट किया जाता है कि इसमें यूरिया है कि नहीं है, क्योंकि H pylori इज ए यूरिएज प्रोड्यूसिंग बग, और तो इसमें जो ब्रेथ होता है उसमें यूरिया की कंपोनेंट्स, वो जो उसका कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो राशिद भाई आप लोग उसको सही जानते हैं, तो दैट इज पॉजिटिव इन दैट। दूसरा जो है H pylori stool antigen, यस, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू यूरिया ब्रेथ टेस्ट, और दिस इज बीन फाउंड टू बी कि these two testing, the H pylori urea breath test and H pylori stool antigen test, they tell you the active infection, और अगर इन्फेक्शन क्योर हो गया है, ट्रीट हो गया है, तो फिर ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो क्लिनिकली these two must be used instead of the H pylori by ICT and H pylori by the ELISA। आ जाते हैं तीसरी मोडेलिटी, एंडोस्कोपिक बायोप्सी। बायोप्सी में जब आप टिश्यू लेते हैं तो या तो उसी वक्त ये क्लो टेस्ट होता है कि आप इस पे स्पेसिमेन डाल देते हैं, और अगर इसका कलर येलो ही रहता है तो ये नेगेटिव होता है, लेकिन अगर ये
डार्क रेड या पर्पलिश बन जाता है, देन दिस इज दी पॉजिटिव, और आपको उसी वक्त बता देते हैं इवन एंडोस्कोपी रूम में भी कि इस पेशेंट में एच पायलोरी पॉजिटिव है। या फिर आप इस बायोप्सी को हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज देते हैं और वहाँ पे एच पायलोरी लाइक ऑर्गेनिजम्स वो आपको नजर आ जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको गैस्ट्रिक बायोप्सी में उसकी हिस्टोपैथोलॉजी भी मालूम हो जाती है। एंडोस्कोपिक बायोप्सी का एक फायदा ये भी है कि आप यू कैन सेंड दैट स्पेसिमेन फॉर द कल्चर एंड सेंसिटिविटी एज वेल। अगर आपको फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन ट्रीटमेंट फेल हो गई है तो फिर उस वक्त इसका भी रोल आ जाता है। ओके जी, तो ये तो टाइप्स ऑफ द एच पायलोरी टेस्टिंग थे। थोड़े से इसके जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में शेयर करना चाहूंगा। ये देखो ये नंगे पाँव बेटा फिर रही है। जिस तरह के मैंने कहा कि H. pylori can be diagnosed by histology when biopsies are taken during gastroscopy. Urea breath test is a very accurate and robust test to diagnose the infection. एक्टिव इन्फेक्शन बताता है, पास्ट इन्फेक्शन वो में उसको दे दो पूरी। अच्छा मैं या Please mute your please Sir, Sidra इसको तो mute लेके your जाओ। mic. Sidra mute your mic. सॉरी तुम Thank you. Urea breath test is a very accurate and robust test to diagnose the infection. और ये आपको एक्टिव इन्फेक्शन बताता है। अगर किसी का इन्फेक्शन ट्रीट हो गया है तो वो उस केस में ये यूरिया ब्रेथ टेस्ट नेगेटिव होगा। इसी तरह H. pylori stool antigen test is an accurate test, but it has a higher proportion of equivocal results than the urea breath test. लेकिन यूरिया ब्रेथ टेस्ट के साथ अमूमन ये है कि हर जगह अवेलेबल नहीं होता, बहुत कम जगह पे होता है। तो इस तौर पे H. pylori stool antigen टेस्ट के एज हो जाता है, लेकिन कुछ प्रोपोर्शन में रिजल्ट्स में भी एक ही use of serology to detect H. pylori infection is not recommended, as it cannot discriminate between a current active infection or an old treated infection in the past. ये पॉइंट मैं आपको एक दो बार डिस्कस कर चुका हूं। तो serological testing प्लीज आप ना करें, जब भी हो तो एटलीस्ट यू गो फॉर दिस H. pylori stool antigen test. Importantly, one has to stop PPIs. ये important बात है। One has to stop PPIs for 14 days prior to performing a urea breath test. यानी अगर आप यूरिया ब्रेथ टेस्ट कर रहे हैं या स्टूल एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं तो उससे 2 हफ्ते तक पेशेंट्स को PPIs पे नहीं होना चाहिए। रीजन इज कि तकरीबन 20% ऑफ पीपल व्हाइल ऑन PPI may get false negative results due to suppression of the organism by the PPI. तो ये एक चीज होती है कि फिर वो आपको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं। इस वजह से आपको 2 हफ्ते तक कोई अल्टरनेट दे दें, एंटासिड दे दें, कुछ और दे दें, सुक्रोल्फेट दे दें, तो लेकिन ये PPIs आप स्टॉप करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, एक और बात है कि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में किन लोगों को H. pylori टेस्ट करें और किन को ना करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इसके बारे में गुजारिश है कि जनरली स्पीकिंग ये गाइडलाइंस जो कहती हैं, जनरली स्पीकिंग डू नॉट टेस्ट पेशेंट्स फॉर H. pylori अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड टू ट्रीट इफ दे आर पॉजिटिव। अगर आप उसको ट्रीट करना चाहें तो करें, अदरवाइज ऐसे ना करें। तो ये तो हर गाइडलाइन में ये स्टेटमेंट दी गई होती है। Patients who should be tested for H. pylori, these are duodenal or gastric ulcer diagnoses recent or in the past. कि आपने एंडोस्कोपी की या उसके मेटामेसिस मलिना के साथ आया देखा तो उसमें ड्यूडेनल या गैस्ट्रिक अल्सर था, तो आप H. pylori के लिए उनको टेस्ट करें और ट्रीट करें। या अगर पास्ट में किसी का हिस्ट्री थी कि जी मुझे पेप्टिक अल्सर डायग्नोज हुआ था लेकिन उसने H. pylori ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो इसको आप, और उसको क्रोनिक डिस्पेप्सिया है, तो ऐसे पेशेंट को आप H. pylori टेस्ट करें और पॉजिटिव हो तो ट्रीट करें। सेकेंड, डिस्पेप्सिया एपिगेस्ट्रिक पेन डोमिनेंट सिंड्रोम, जिस तरह हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो मुलाजिम साहब, प्लीज काइंडली आप अपने पास से इन तमाम लोगों को म्यूट कर दें। ये कंटिन्यूअसली डिस्टरबेंस हो रही है जावेद साहब के। आप करें, मैं करता हूं प्लीज। थैंक यू वेरी मच। डिस्पेप्सिया एपिगेस्ट्रिक पेन डोमिनेट सिम्टम्स जिस तरह के इस लेडी में था,
क्रॉनिक डिस्पेप्सिया था, बार बार पीपीआई हुए थे, तो शी केम विद आईसीटी पॉजिटिव, हमने कहा नहीं इसको कंफर्म करते हैं। या फर्स्ट डिग्री फैमिली हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर, अगर किसी फैमिली में गैस्ट्रिक कैंसर का हिस्ट्री है, स्पेशली द इंडेक्स case is young and high risk groups before starting long term NSAIDs. We know कि हमारे clinical practice में osteoarthritis, rheumatoid arthritis है, बाकी painful conditions के लिए हम NSAIDs देते हैं। तो किसी पेशेंट्स को भी लॉन्ग टर्म NSAIDs तो शुरू करने से पहले आप H pylori टेस्टिंग करें, और इफ दैट इज पॉजिटिव ट्रीट दैट, बिकॉज ये है कि NSAIDs और H pylori ये स्टडीज ने बताया हुआ है, डेटा कहती है कि ये एक दूसरे को एड नहीं करते, रिस्क को ये अगमेंट करते हैं। यानी अगर वन टाइम रिस्क NSAIDs अल्सर का बढ़ाता है और वन टाइम सपोज वो H pylori करता है, दोनों मिलेंगे तो वो कोई 5 टाइम्स हो जाएगा या 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इवन ये जो जिन पेशेंट्स को हम ये कार्डियक उस पे ये लो डोज डिस्प्रीन वगैरह पे डालते हैं, उनको भी क्या गाइडलाइंस कहती हैं कि H pylori टेस्टिंग करें, और अगर वो पॉजिटिव है तो उसको आप ट्रीट करें, इसको आप इरेडिकेट करें। तो दीज आर द 4 ग्रुप्स ऑफ पीपल आर पेशेंट्स आर पॉपुलेशन who needs to be tested for H pylori, and if positive should be treated. We continue the same H pylori testing concepts. Although a large proportion of patients with duodenal or gastric ulcers are H pylori positive, हमें ये नहीं भूलना चाहिए H pylori negative ulcers are also becoming more common. पहले यही था कि जनाब H pylori आपको अल्सर आया और हम डायरेक्ट शुरू कर देते थे, अभी कहते हैं कि नहीं H pylori टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि H pylori नेगेटिव अल्सर्स भी कॉमन होते जा रहे हैं। तो ये एक और पॉइंट है जो कि ये लेटेस्ट गाइडलाइंस में आई हुई है। एंड द मोस्ट कॉज ऑफ H pylori नेगेटिव अल्सर्स आर NSAIDs एंड एंटीप्लेटलेट एजेंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। कुछ थोड़े से बेसिक फैक्ट्स जरा शेयर करना चाहूंगा बिफोर गोइंग टू ट्रीटमेंट। वन इज दैट H pylori infection continues to be an important pathogen associated with peptic ulcer disease, dyspepsia and gastric cancer. We all know that, इसमें कोई नई बात नहीं है। H pylori positive individuals, the lifetime risk of developing gastric or duodenal ulcer is 5 to 15%. Or 25% of these, they will become dyspeptic. It means that almost 70 to 75% of people will be H pylori positive, लेकिन उनमें dyspepsia symptoms नहीं होंगे। तो ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। The development of gastric cancer is rare, and उसका जो रेट है वर्ल्ड वाइड डेटा क्या बोलती है, 1 in 1000 infected individuals they develop gastric cancer। लेकिन इसके लिए भी वो कुछ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होती है कि और वे एक पॉजिटिव वगैरह, उसमें हम नहीं जाएंगे, वो बड़ा टेक्निकल हो जाएगा। लेकिन ये है कि H pylori अगरचे WHO ने H pylori को नंबर 1 पैथोजन नंबर 1 कार्सिनोजेनिक फैक्टर डिक्लेयर किया है, लेकिन ये कि उसके लिए इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको प्रिडिस्पोजिशन ऑफ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन चाहिए होती है, ये हमने देखा हुआ है। और जिस तरह के मैंने कहा कि सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स दे आर H pylori पॉजिटिव बट नो सिम्टम्स। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो ये है कि मोस्ट इन्फेक्शंस आर एक्वायर्ड इन चाइल्डहुड एंड इन द फर्स्ट 5 to 10 years ऑफ देयर लाइफ। अगरचे जिस तरह के मैंने कहा कि एक चाइल्डहुड में और अमूमन जब बच्चों में होते हैं तो उसमें ऐसे भी हमने फैमिलीज में देखे कि सब में पॉजिटिव होता है, लेकिन गाइडलाइंस डू नॉट रिकमेंड to routinely test family members of H pylori infected individuals। जिस तरह हमारे पास HBS पॉजिटिव आ जाता है, NTC पॉजिटिव आता है, तो हम कहते हैं जी पूरी फैमिली को स्क्रीन करो। हीमोक्रोमेटोज का पेशेंट आ गया, हम कहते हैं पूरी फैमिली को स्क्रीन करो, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है। यहाँ पे अगरचे ये है कि ऐसे में हमने देखे कि पूरी फैमिली पॉजिटिव होती है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक या फैमिली मेंबर्स को गाइडलाइंस नहीं बोलती है कि आप उनको स्क्रीनिंग टेस्टिंग करें। ये एक चीज है, अनलेस कि वहाँ पे रिस्क फैक्टर्स हो कि उस फैमिली में कोई गैस्ट्रिक कैंसर का केस हो या और ऐसी चीज हो। तो ये पॉइंट एक याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट है। एक और बात, it is very unlikely that H pylori is transmitted even when there is close personal contact in the adulthood। ये इन्फेक्शन चाइल्डहुड में 5 to 10 years of life में एक्वायर होता है। एडल्ट्स में ऐसा नहीं है कि अमूमन ये वही चलता है कि वही
पुराने इन्फेक्शन चलता है और बाद में वो सिम्टोमेटिक हो जाता है। तो ये जो मैं आपको जो गाइडलाइंस है वो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, कि कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ। इसमें से कुछ चीज़ें मे भी कि हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में इतनी ज़्यादा ये जो पॉइंट्स हैं शायद आप लोग एग्री ना कर पाएँ, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि एम इज़ के जो गाइडलाइंस हैं मुख्तलिफ, उनको सिंप्लीफाई करके प्रैक्टिकली तौर पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ओके, अभी H. pylori पॉजिटिव पेशेंट है और उसने स्टूल एंटीजन या यूरिया ब्लड टेस्ट पे पॉजिटिव आ गया और आप ट्रीट करना चाहते हैं, थोड़ी सी जरा हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि विच H. pylori eradication therapy will you consider in this case। आप लोग माशाल्लाह हर बिजी क्लिनिशियंस फिजिशियंस हैं और आप लोग ट्रीट करते होंगे। सिर्फ जस्ट एक अपने साथ लिख लीजिएगा इन द नेक्स्ट 30 सेकेंड्स के कौन सी ड्रग या कौन सी ट्रीटमेंट आप प्रिस्क्राइब करते हैं, फिर हम इस पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, पहले तो हम थोड़ा सा एक जायजा ले लेते हैं कि कौन से ड्रग्स हम H. pylori ट्रीटमेंट में देते हैं। पहले मैं एक ओवरव्यू दूंगा फॉर अ फ्यू मिनट्स, इसके बाद फिर हम फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन पे आ जाएंगे। वी ऑल नो कि एक तो जो हम ड्रग देते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, एक ड्रग नहीं है, इट्स अ कॉम्बो ट्रीटमेंट है, 2-3 दवाइयां मिला के, कम से कम 3 दवाइयां मिला के देते हैं। तो इनमें से एक जो हमारा ड्रग होती है वो या तो PPI होती है या अपना वोनाप्रोजोन ये होता है। एंड जितनी भी मेरी इस प्रेजेंटेशन में जो रिजीम में बताऊंगा उसमें जो गोल्डन लाइन होगी दैट विल बी सेइंग PPI और PCAP। ठीक है, एक तो हमारा ये लाजमी जुज होता है, बल्कि जब हम पेशेंट को H. pylori का ड्यूरेशन जो होता है चाहे 1 हफ्ता है या 2 हफ्ते हैं, उसमें हम ये डबल डोज में देते हैं, उसके बाद सिंगल डोज में या जो OD डोज में हम आ जाते हैं। तो एक तो ये चीज आप याद रखिएगा। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट ऑफ द H. pylori ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक्स होते हैं, या तो 2 एंटीबायोटिक्स होंगे या फिर 3 एंटीबायोटिक्स होंगे। और मेरी प्रेजेंटेशन में जो भी हम एंटीबायोटिक्स बोलेंगे, जो नाम लिखेंगे, कहेंगे, वो हमेशा ग्रीन स्ट्रिप पे होगा, तो ये आपको जरा कॉन्सेप्ट आएगा। और एक तीसरा टाइप ऑफ ड्रग जो है वो है बिस्मथ। तो जिन जिन रिजीम में बिस्मथ यूज होगा वहां पे ये ब्लू लाइन में होगा। तो पहले तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कि 3 टाइप्स ऑफ ड्रग्स वी आर गिविंग। वन इज PPI or PCAP, second is antibiotics and they will be at least 2 or 3, and third type of drug will be bismuth। अब और आगे चलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ H. pylori ट्रीटमेंट। ये भी जो मुख्तलिफ रिजीम है आप गाइडलाइंस में देखें या आप जो है ना वो पेपर्स में देखें या रिव्यूज में देखें, तो या तो 5 to 7 डेज ऑफ ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होती है कि आप 5 से 7 डेज, 1 हफ्ते तक दे देते हैं, या जो स्टैंडर्ड रिजीम है वो 10 to 14 डेज है, आइडियली 14 डेज, लेकिन कभी कभार वो साइड इफेक्ट्स की वजह से या टॉलरेंस की वजह से 10 डेज तक हम नीचे आ जाते हैं। तो मिनिमल 5 to 14 डेज ये एक ड्यूरेशन है। ये एक मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, फिर इसमें से कौन सा जो फर्स्ट लाइन है या सेकंड लाइन है उस पर फिर हम उनको पिक करेंगे। ओवरव्यू ऑफ थेरेपीज, 1 वीक थेरेपी भी है हमारे पास और 2 वीक्स थेरेपी भी है हमारे पास। 1 वीक थेरेपी में जो एक ग्रुप ऑफ थेरेपीज हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल थेरेपी, कि आप 3 ड्रग्स देते हैं फॉर 1 वीक। और दूसरा है क्वाड्रुपल, कि आप 1 हफ्ते के लिए 4 दवाइयां देते हैं। इनकी डिटेल में जाएंगे कि वो कौन सी 3 दवाइयां हैं जो हम 1 हफ्ते के लिए देते हैं, या कौन से रिजीम है जो क्वाड्रुपल थेरेपी के होते हैं। अगर 2 वीक्स पे आ जाए तो जस्ट लाइक 1 वीक, या तो वो ट्रिपल थेरेपी होगी फॉर 2 वीक्स या होगी फॉर क्वाड्रुपल थेरेपी फॉर 2 वीक्स। 2 वीक्स से मुराद मेरी है 10 to 14 डेज, ओके, आइडियली 2 वीक्स। या एक और 2 वीक्स में थोड़ा सा एक और जरा एक कॉन्सेप्ट वाली बात है, एक को बोलते हैं हाइब्रिड थेरेपी, के पहले 2 हफ्तों में, 1 हफ्ते में आप 2 दवाइयां देते हैं और फिर आखिरी हफ्ते में या सेकेंड वीक में आप वो 4 दवाइयां कर देते हैं। तो हाइब्रिड इसको बोलते हैं, इट्स अ हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूल एंड क्वाड्रुपल। या एक और है जिसको रिवर्स हाइब्रिड बोलते हैं, कि फर्स्ट वीक में 4 ड्रग्स और सेकेंड वीक में 2 ड्रग्स। इसकी डिटेल में हम जाएंगे कौन से हैं। या एक और होता है सिक्वेंशियल। तो 2 वीक्स में हमारे पास 5 मेन टाइप्स हैं, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, हाइब्रिड, रिवर्स हाइब्रिड एंड सीक्वेंशियल। इस पे हम समझ जाए तो आगे चलते हैं। अब 1 वीक थेरेपी को थोड़ा सा ले लेते हैं
कि इसमें ट्रिपल थेरेपीज कौन सी हैं, क्वाड्रुपल थेरेपीज कौन सी हैं जो अवेलेबल आपको लिटरेचर में मिलेंगी। जरूरी नहीं है कि आप जो भी आपकी ऑप्शन है, जो भी आपकी चॉइस है आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मैं ओवरव्यू दे रहा हूं तो 1 वीक में PPI स्टैंडर्ड डोज इन BID, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड एमोक्सिसिलिन फॉर 1 वीक। ये फर्स्ट ट्रिपल थेरेपी ऑफ 1 वीक है और इस यहाँ पे इरेडिकेशन थेरेपी है सबसे लो 70 to 75%। ठीक है, मैं पूरी प्रेजेंटेशन में यहाँ पे इरेडिकेशन रेट बोलूंगा और यहाँ पे मैं वो रिजीम बोलूंगा। अगेन द गोल्डन स्ट्रिप एंड 2 ग्रीन स्ट्रिप्स। दूसरी जो ट्रिपल थेरेपी है उसमें PPI द सेम, क्लेरिथ्रोमाइसिन, लेकिन फर्स्ट वाले में एमोक्सिसिलिन थी, यहाँ पे वो मेट्रोनिडाजोल हो गई और 1 वीक थेरेपी है। अगेन सक्सेस रेट इज 70 to 75%। ये 1 वीक में 2 तरह की ट्रिपल थेरेपीज जो हमारे पास मौजूद हैं, ये जिन पे बात होती है। तीसरी ट्रिपल थेरेपी फॉर 1 वीक PPI, लीवफ्लॉक्सासिन एंड एमोक्सिसिलिन और 75 to 80% यहाँ पे इरेडिकेशन रेट है। इन पहले 2 के साथ ये था 70 to 75% और ये लीवफ्लॉक्सासिन बेस्ड 1 वीक थेरेपी में 75 to 80%। ठीक है, क्वाड्रुपल थेरेपी 1 वीक की वो कौन सी होगी? इसमें है आपका PPI 1 गोल्डन स्ट्रिप एंड 3 ग्रीन स्ट्रिप्स, लीवफ्लॉक्सासिन, एमोक्सिसिलिन एंड टेनिडाजोल फॉर 1 वीक, इरेडिकेशन रेट 80 to 85%। थोड़ा सा मजीद इंप्रूव हो रहा है। अब बातें देखते हैं जो कि ट्रेडिशनली जो कि रिकमेंड होती हैं 2 वीक्स थेरेपीज में, और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। स्टैंडर्ड ट्रिपल थेरेपी फर्स्ट PPI 2 वीक्स, देखें फर्स्ट वीक से और सेकंड वीक में ये इस पे कवर कर रहा है। क्लेरिथ्रोमाइसिन 2 वीक्स बोथ एंड एमोक्सिसिलिन फॉर 2 वीक्स, इरेडिकेशन रेट 80 to 85%। थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, एंटीबायोटिक चेंज होते हैं और रिजीम चेंज हो जाती है, लेकिन वो एक मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। सेकंड ट्रिपल थेरेपी, अब यहाँ पे एमोक्सिसिलिन की बजाय मेट्रोनिडाजोल हो गया, ये इरेडिकेशन रेट है एंड बोथ आर गिवन फॉर 2 वीक्स। कमिंग टू दी थर्ड ट्रिपल थेरेपी, अब यहाँ पे एमोक्सिसिलिन है लेकिन क्लेरिथ्रोमाइसिन की जगह लीवफ्लॉक्सासिन है, अगेन फॉर 2 वीक्स, वीक 1 वीक 2। इरेडिकेशन थोड़ी सी हाई हो गई है 85 to 90%। और जो हमारे काफी जो गाइडलाइंस हैं वो इस रिजीम को इज अ फर्स्ट लाइन रिजीम कंसिडर करते हैं, स्पेशली क्लेरिथ्रोमाइसिन के रेजिस्टेंस की वजह से। और पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि एक तो उसकी टॉलरेबिलिटी बाय द पेशेंट ऑफ द क्लेरिथ्रोमाइसिन इज अ बिट चैलेंजिंग, दूसरा ये कि रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे भी जो हम गाइडलाइंस हमारी नेशनल भी हैं तो वो भी PPI, लीवफ्लॉक्सासिन एंड एमोक्सिसिलिन फॉर 2 वीक्स, ये इज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट समझी जाती है। अब देयर इज फोर्थ टाइप ऑफ ट्रिपल थेरेपी एज वेल, और ये है क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन और साथ में आ गया है वोनाप्रोसोल, वो PPI की जगह। कोई लोग लीवफ्लॉक्सासिन, वोनाप्रोसोल और एमोक्सिसिलिन भी देते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं। अब बातें हैं क्वाड्रुपल थेरेपी। तो क्वाड्रुपल थेरेपी में पहली है कि जिसमें आप 3 एंटीबायोटिक देते हैं, PPIs 2 वीक्स, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल फॉर 2 वीक्स, और यहाँ पे ये इरेडिकेशन रेट है 90 to 95%। और ये अमूमन इज अ सेकंड लाइन इरेडिकेशन थेरेपी समझी जाती है, बिकॉज जितने ज्यादा एंटीबायोटिक होंगे उतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो पेशेंट का कंप्लाइंस जरा पुअर होता है। एज अ फर्स्ट लाइन, तो एज अ फर्स्ट लाइन हम पहली थेरेपी करते हैं जो ट्रिपल थेरेपी है, लीवफ्लॉक्सासिन, एमोक्सिसिलिन एंड PPIs, और इसको एज अ सेकंड लाइन इस्तेमाल होता है। देयर इज अनदर क्वाड्रुपल थेरेपी एंड दैट इज बिस्मथ बेस्ड। जो मैंने कहा था ना कि जो बिस्मथ होगा वो हमेशा ब्लू होगा, तो यहाँ पे PPI 2 वीक्स, ल्यूफ्लॉक्सासिन 2 वीक्स, टेट्रासाइक्लिन 2 वीक्स और बिस्मथ सब्सिलेट 4 times a day for 2 वीक्स, और यहाँ पे इरेडिकेशन रेट आपकी आती है 90 to 95%। मुख्तलिफ स्टडीज मुख्तलिफ बताती हैं, लेकिन ये उसका एवरेज है जो कि मैंने आप लोगों को जरा सिंप्लीफाई करके दिया है ताकि याद रहे। देयर इज अनदर क्वाड्रुपल थेरेपी एंड अगेन एंटीबायोटिक्स में थोड़ा सा चेंज है। इसमें जो था लीवफ्लॉक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन था, और यहाँ पे आ गया
लीमेट्रोनडाज़ोल एंड टेट्रासाइक्लिन, अगेन बिस्मथ दिया जा रहा है। तो ये ऑल द 3 जो आर्म्स हैं हमारे ड्रग्स के, जो हमारे पास PPIs एंड एंटीबायोटिक्स एंड बिस्मथ, इस सबको मिला के यहाँ पे दिया जाता है। एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी दी थर्ड लाइन H. pylori eradication therapy when the first 2 fails. ये इट इज इंटरेस्टिंग, ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएं। हाइब्रिड थेरेपी, जिस तरह के मैंने कहा था कि फर्स्ट वीक में 2 दवाएं दी जाती हैं और लास्ट सेकंड वीक में फिर हम इसको 4 कर देते हैं। PPI रिमेन्स द सेम कांस्टेंट, पहले में भी और दूसरे में भी। इसी तरह एमॉक्सिसिलिन हम डे 1 से शुरू करते हैं और 2 वीक्स तक देते हैं, जबकि जब सेकंड वीक शुरू होता है तो एमॉक्सिसिलिन के साथ हम क्लेरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनडाज़ोल भी ऐड कर देते हैं। तो आखिर सेकंड वीक में हमारे पास 4 दवाएं हो जाती हैं, 3 एंटीबायोटिक्स और 1 PPI, जबकि फर्स्ट वीक में सिर्फ एमॉक्सिसिलिन और PPI होती है। तो दिस इज दी हाइब्रिड या डुअल एंड क्वाड्रुपल थेरेपी। पहले हफ्ते में 2, दूसरे हफ्ते में 4। इसकी रिवर्स भी मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास है कि पहले हफ्ते में 4 दवाइयां और आखिरी हफ्ते में 2 दवाइयां। अगर यहाँ पे देखें तो जो हमारे फर्स्ट वीक में था वो अब सेकंड वीक में चले जाएगा, और जो हमारे सेकंड वीक में था वो हमारे फर्स्ट वीक पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको हो जाएगा कि ये अब फर्स्ट वीक में हमारे पास एमॉक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनडाज़ोल, 3 एंटीबायोटिक्स, PPI, जबकि सेकंड वीक में ये 2 हम बंद कर देते हैं, वी कंटिन्यू विद दी एमॉक्सिसिलिन। तो ये हाइब्रिड एंड रिवर्स हाइब्रिड का जो कॉन्सेप्ट है, ये आई होप कि इस डायग्राम के साथ आप लोगों को समझ इजी आ जाएगा। एक और जो मैंने कहा था कि सीक्वेंशियल थेरेपी, सीक्वेंशियल थेरेपी में ये है कि इसमें हम करते क्या थे कि एंटीबायोटिक्स वो चेंज करते थे, पहले वीक में 1, फिर दूसरे वीक में 3, दूसरे में पहले वीक में 3, फिर दूसरे वीक में 1। यहाँ पे हम वो टाइप ऑफ एंटीबायोटिक चेंज कर देते हैं कि फर्स्ट वीक में हम PPI के साथ एमॉक्सिसिलिन देते हैं और सेकंड वीक में PPI के साथ एमॉक्सिसिलिन स्टॉप करके क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड मेट्रोनडाज़ोल देते हैं। एम यही है कि पेशेंट का कंप्लायंस रहे और एक कांस्टेंट एंटीबायोटिक एक्सपोजर हो H. pylori का, ताकि उसकी रेडिकेशन हो जाए। तो दिस इज दी सीक्वेंशियल थेरेपी। अमूमन जब आप देखते हैं या हम देखते हैं पेपर्स में, तो समझ नहीं आती है सीक्वेंशियल क्या हो गया है, वो कौन सा क्या हो गया। तो मैंने कहा कि जरा एक डायग्राम की सूरत में मैं अपने कलीग के साथ इसको लुक इनटू करूं। एक और भी सीक्वेंशियल थेरेपी है, अगेन एमॉक्सिसिलिन एंड PPI इन द फर्स्ट, एंड उसके बाद फिर सेकंड वीक में एंटीबायोटिक्स बिकम्स टेनिडाज़ोल एंड लीवफ्लॉक्सासिन। तो मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स के नेचर या टाइप के साथ चेंज करते हुए और ड्यूरेशन के साथ फिर ये थेरेपीज चेंज होती हैं। तो ये एक और व्यू हमने देखा कि 1 वीक में हमारे पास ट्रिपल थेरेपी, क्वाड्रुपल, और 2 वीक्स में इन एडिशन टू ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल, हाइब्रिड विच इज रिवर्स हाइब्रिड एंड क्लासिकल हाइब्रिड एंड सीक्वेंशियल थेरेपी। तो फर्स्ट लाइन थेरेपी हम अगर बात करें तो the choice of the first line treatment regime of H. pylori depends on various factors. We know that, and these are the local prevalence of antibiotic resistance and patient factors like age, comorbidities, and medicine allergies. In regions with high clarithromycin resistance rates, और पाकिस्तान में भी है, levofloxacin containing triple therapy or bismuth quadruple therapy are recommended as first line. यहाँ पे अमूमन हम levofloxacin based triple therapy को as a first line करते हैं, क्योंकि अगर हम बिस्मथ को पहले यूज कर लें और फेल हो जाए तो फिर हमारे पास कुछ रहता नहीं है, और ये रेशनल मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। तो दिस इज आई डिस्कस्ड विद यू द फर्स्ट लाइन थेरेपी। in clinical practice most of the clinicians ये use करते हैं। at the end of the day it is your own choice, लेकिन जो mostly prescribe होती है वो ये regime है। so इस लेडी को PPI दिए गए, ये जो regime था, levofloxacin भी दिया गया और एमॉक्सिसिलिन भी दिया गया, और patient was compliant। तो अब क्वेश्चन आता है, is it necessary to test whether the treatment was successful? क्या हमें करना चाहिए? Answer is yes. प्रोफेसर जावेद साहब एक तो PPI के नाम भी बता दें, क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक आध PPI के नाम भी बता दें। वो फिर डिस्कशन में हम देख लेंगे ना, क्योंकि करते उसमें सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। तो yes, this is necessary that we should confirm the eradication, and what will be that test? Urea breath test or stool antigen. These two should be used to confirm that the patient eradication has happened. And again I repeat, one has to wait
at least 4 weeks after the treatment was finished before retesting is done to avoid getting false negative results. 2 to 4 weeks. अगर आपको जल्दी है तो 2 weeks ना हुआ तो 4 weeks becomes ideal. And once again, it is important that PPI therapy, if there is an ongoing need for it, तो उसको 2 हफ्ते के लिए कम से कम तो लाजमन करें और उस वक्त पे आप उसको कुछ और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं. अब if the patient is negative after appropriate testing for cure was done, it is very unlikely that such patient will get reinfected. ये गाइडलाइंस बोलती हैं. कभी कभार हम देख लेते हैं कि पेशेंट बार बार पॉजिटिव आता है. इसके लिए ये उमन गाइडलाइंस ये बोलती हैं, ये आप लोग इस पे बेहतर कमेंट्स कर सकेंगे. गाइडलाइंस कहती हैं कि ये जो दोबारा पॉजिटिव आता है, बेसिकली ये जो हमने या तो चेक नहीं किया था इसके इंडिकेशन को, या जो हमने चेक किया था वो फॉल्स नेगेटिव आया था, अब वो रिक्रूडेंस हो गई है, ये री इन्फेक्शन नहीं है, तो ये कहा जाता है. अच्छा, इस लेडी पे आ जाए. जब हमने इसका यूरिया ब्लड टेस्ट किया आफ्टर 4 weeks, व्हाट हैपेंड? दैट वाज पॉजिटिव. यानी फर्स्ट लाइन थेरेपी इसमें हमारी फेल हो गई. और मोस्टली ये आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी होती होगी कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फेल हो जाती है. तो अब क्या है, अब हम क्या करेंगे? ऑलरेडी मैं आपके साथ सेकंड लाइन थेरेपी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन इस पे थोड़ी सी गुजारिशात होंगे कि द सेकंड लाइन थेरेपी शुड अवॉइड रिप्लेसिंग फर्स्ट लाइन रिजीम. वो रिजीम दोबारा ना दें that were already used and should incorporate at least one different antibiotic. अगर आपने पहले लीवफ्लॉक्सासिन दिया था तो क्लेथ्रोमाइसिन दे दें. पहले आपने क्लेथ्रोमाइसिन दिया था तो लीवफ्लॉक्सासिन दे दें. यानी कोई एक एटलीस्ट एक एंटीबायोटिक दूसरा होना चाहिए. And bismuth based therapy or levofloxacin containing triple therapy can be used same regime as above if not used previously. अमूमन मैं जो करता हूं तो मैं मोस्टली लीवफ्लॉक्सासिन एमॉक्सिसिलिन फर्स्ट लाइन देता हूं, वो फेल हो जाता है तो फिर मैं बिस्मुथ कभी भी जरा पीछे रखता हूं तो मैं क्लेथ्रोमाइसिन पे या किसी और रेजिम पे आ जाता हूं, या आपकी अपनी चॉइस है जो देना चाहें. इस केस में वो मैंने इसको जरा पीछे रखा था. और मेटा एनालिसिस ही बोल रहा है कि अगर आपने पहले 1 week थेरेपी दी थी तो 2 week थेरेपी देते हैं, और अगर आपने ट्रिपल दी थी और 2 week दी थी तो आप या तो एंटीबायोटिक चेंज करें या फिर बिस्मुथ को ले आइएगा. तो इस पेशेंट्स को क्वाड्रुपल थेरेपी हमने कंसिडर की एंड वी गिव दी एंटीबायोटिक्स. पहले हमने एमॉक्सिसिलिन और लीवफ्लॉक्सासिन दिया था, अभी हमने क्लेथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल दे दिया फॉर 2 weeks. हुआ क्या? हमने इसका जब टेस्ट किया, अगेन यूरिया ब्लड टेस्ट पॉजिटिव. फर्स्ट लाइन थेरेपी भी फेल हो गई, सेकंड लाइन थेरेपी भी फेल हो गई. अब क्या करें? ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ थर्ड लाइन ट्रीटमेंट भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी गुजारिशात ये हैं कि जब आप थर्ड लाइन या सैल्वेज थेरेपी पे आते हैं तो आइडियली होना चाहिए कि आप बायोप्सी लें और उसको कल्चर और एंटीमाइक्रोबियल टेस्टिंग के लिए भेजें. इस केस में नहीं हुआ, लेकिन ये भेजना चाहिए, फैसिलिटी अवेलेबल हो. एंड इट इज एसेंशियल टू अवॉइड एंटीमाइक्रोबियल दैट हैव प्रीवियसली बीन यूज्ड. कोशिश करेंगे अगर आप कर सकते हैं तो ऐसे एंटीबायोटिक यूज करें कि जो आपने पहले नहीं दिए. एंड ऐसे पेशेंट्स में अमूमन वही लीवफ्लॉक्सासिन क्लेथ्रोमाइसिन वाली बात आ जाएगी. और व्हाट हैपेंस कि इन जनरल क्लेथ्रोमाइसिन ट्रिपल थेरेपी इज नॉट रिकमेंडेड. इसको तौमन इस लेवल पे नहीं आना चाहिए. तो इसको जो पेशेंट ट्रीटमेंट ऑफर की गई दैट वाज दी पीपीआई, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन और बिस्मथ सब्सिलेट. तो बिस्मथ यहाँ पे इज अ थर्ड लाइन थेरेपी. इस पेशेंट में यूज हुई क्योंकि पहले यूज हुई नहीं थी, और एंटीबायोटिक्स भी हमने टेट्रासाइक्लिन जो पहले यूज नहीं हुआ था इसमें चेंज किया. एंड दिस इज ओवरऑल ग्लोबली अगर देखा जाए तो ज्यादातर गाइडलाइन इसी सीक्वेंस पे बोलते हैं कि जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक्स का रैशनल यूज भी है और चेंज भी है. अब क्या हुआ? इसको ये थेरेपी दी गई, लेकिन अगेन यूरिया ब्लड टेस्ट बिकम पॉजिटिव. एक चैलेंजिंग केस है. आपने फर्स्ट लाइन थेरेपी दे दी, फेल हो गई. सेकंड लाइन थेरेपी दे फेल हो गई. थर्ड लाइन थेरेपी दे दी, फेल हो गई. अब क्या करें? 2 क्वेश्चंस आते हैं. वेदर द पेशेंट नीड्स टू ट्रीट फर्दर, एक ऑप्शन ये है. दूसरा ऑप्शन ये है नो नीड टू ट्रीट फर्दर. अगर आप कहते हैं कि इसको मजीद ट्रीटमेंट देंगे तो आप एक और रिजीम दे देंगे, आप तो मस्ट इसको कल्चर सेंसिटिविटी करेंगे. लेकिन अगर आप कहते हैं कि इसको मैं मजीद ट्रीट नहीं करता, इसमें
कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं था, फैमिली रिस्क फैक्टर भी नहीं था, तो चलो मैं इसको जो है ना फॉलो अप करता हूँ। तो अगर आप ये स्टेप पे जाते हैं कि नो नॉट टू ट्रीट H. pylori एनी फर्दर, तो सच केस में इफ यू डिसाइड टू गो, आप इन पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैंने कहा कि ये नंबर 1 कार्सिनोजिन भी है और इसके एसोसिएशंस भी हैं अल्सर्स और इवन बाकी तो यू नीड टू फॉलो दैट पेशेंट, स्पेशली अगर इस कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर है आपके पेशेंट में, तो उनको तो लाजमन आप सर्वेलेंस पे डाल देंगे और आइडियली आप उसको एनुअल तो लाजमन एंडोस्कोपी के लिए सब्जेक्ट करें टिल द H. pylori इज पॉजिटिव, क्योंकि रिस्क फैक्टर होते हैं। अब एक लास्ट स्लाइड एडजॉइंट थेरेपीज पे, इसके बाद फिर मैं एंड करूंगा, हम डिस्कशन करेंगे प्रोबायोटिक्स। We all know these are live macroorganisms that can provide health benefits when consumed adequately. मुख्तलिफ प्रोबायोटिक्स हैं, लैक्टोबैसिलस हैं, सैक्रोमाइसिस बुलार्डी है, बैसिलस क्लास, ये मैं बड़ा कम यूज करता हूँ, लेकिन दीज आर, और इनका मेन चीज ये है कि ये बेसिकली आपको जो रिजीम उसकी टॉलरेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, और उस वजह से जब कंप्लाइंस अच्छा होता है तो फिर बेसिकली वही है। बाद ये भी क्लेम करते हैं कि नहीं ये एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी देता है, लेकिन बेसिकली ये है कि उसकी जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो इनको इम्प्रूव करते हैं, और इसकी वजह से फिर पेशेंट प्रॉपरली कंप्लाइंट रहता है मेडिसिन में। ये भी पेपर्स में आया हुआ है कि दे कैन इफेक्टिवली इनहांस द इरेडिकेशन रेट ऑफ H. pylori, और वही बात है कि जो उसके साथ एंटीबायोटिक्स के साथ एसोसिएटेड एब्डोमिनल पेन डायरिया होता है उसको रिड्यूस करते हैं। एक और चीज़ आपको स्टडीज मिलेंगी H. pylori वैक्सीन पे, कि वो भी मुख्तलिफ फेजेस के ट्रायल्स हैं, लेकिन अभी तक टू माई नॉलेज और किसी भी गाइडलाइंस ने इसको एज ए क्लिनिकल ट्रायल्स में या क्लिनिकल प्रैक्टिस के तौर पे रिकमेंड नहीं किया। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच माय डियर कॉलिग्स। अगर आप मेरे ये मेरा लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसमें जो प्ले लिस्ट है तो उसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मेड इजी में तमाम ये मेरे लेक्चर्स हैं। यू कैन इजीली गो टू दिस यूट्यूब चैनल एंड यू कैन सी ऑल दीज। और राशिद भाई को पता है वो मेरा बड़ा उस पर कमेंट्स भी आते रहते हैं, तो यू कैन गो टू दीज एंड लेक्चर्स गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पे भी और मेडिसिन में अपनी हेपेटोलॉजी पे भी, एंड यू कैन हैव देयर। सो विद दिस आई एंड माय Thank you so much, Professor Javed Farooqi. Really, it was very nice presentation. Yeah, और beautiful. जिस हिसाब से आपने इसको प्रेजेंट किया, there are so many undergraduate students sitting here, और वो भी, और there are some layman people are sitting here, और फिर ये है कि माशाल्लाह आपने अपनी लैंग्वेज में इतने आसान तरीके से बताया, और टेस्ट बताया किस तरह टेस्ट करने हैं, कौन से अच्छे टेस्ट हैं, स्पेसिफिक टेस्ट हैं जिनको आपने करना है। और मेरा आपसे क्वेश्चंस नहीं है, बल्कि स्टिल मैं आपको ये कहूँगा कि आजकल जो नई रजीम है प्रोबायोटिक्स के, इसको प्रमोट किया जा रहा है ताकि वो इवन दिस थेरेपी इज़ नाउ बीइंग ट्राइड कि कैंसर की इलाज ऐसे वायरसेस से किया जाए जो खुद उस कैंसर को वो किया जाता है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आजकल रियली जैसे हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में वैक्सीन ले आ रहे हैं, इसके बारे में भी वैक्सीन आ गई है, और WHO ने ऑलमोस्ट इसको वो कर दिया। आई थिंक विद इन नेक्स्ट आई थिंक 1 ईयर या ऐसा साल है जिससे इसको किया जाए, कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन मैं चूँकि एज ए हिस्टोपैथोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं बायोप्सी में भी देखता हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ कि काफ़ी ये रेजिस्टेंस इसलिए हो जाता है कि लोग थेरापी सही तरीके से नहीं लेते, और वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाता है। H. pylori एक वन ऑफ द नोटोरियस बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। तो जितने भी मैं अपने स्टूडेंट्स होते हैं या जितने वो कॉलीग्स होते हैं उनको कहता हूँ यार पेशेंट्स के साथ काउंसलिंग ज़रूर किया करें, ताकि एंटीबायोटिक की ये 1st वीक या 3rd वीक या ये जितनी भी आपने ट्रीटमेंट फेलियर बताए हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। तो इंशाल्लाह हम आपसे आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राशिद साहब ने सवाल किया है। राशिद साहब प्रोफेसर फिजियोलॉजी भी हैं, और राशिद साहब एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी हैं।
जावेद फरूज भाई, आपके हम लेक्चर यूट्यूब पे बहुत देखते रहते हैं, लाइव भी सुनते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस से माशाल्लाह दोबारा रिफ्रेश किया, बहुत मज़ा आया और बहुत चीज़ें दोबारा याद दहानी हो गई। जावेद साहब, ये बताएं कि ये पीपीआई देने से आपने पे कहा कि ये एच हाँ, पायलोरी इससे चूंकि पहले सब। पीपीआई बता दें लोग, क्योंकि इस तरह हाँ। स्टूडेंट्स बैठे थे तो देर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट फोर्थ ईयर के भी थे। पीपीआई मीन मैंने बताया तो है, लेकिन आपकी जब उससे निकलेगा तो ज्यादा बेहतर है। और हाँ। पोटाशियम, जी जी। थैंक यू वेरी मच। पहले तो सर आपके वेरी एक्सेलेंट कमेंट्स। दिस इज वेरी ट्रू कि पेशेंट की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पेशेंट को समझाएंगे नहीं कि मैंने, दिस इज माय फॉर यंग कॉलिग्स, कि आपने मेडिसिन कैसे लेनी है, कितना लेनी है, किस डोज में लेनी है, ये और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि एक लेमैन को, एक पेशेंट को, ये न तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस समझता है, न वो कोई बैक्टीरिया को कोई खास समझता है। वो तो कहते हैं कि बस ये दवाइयाँ ले लो। तो एक तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात ये कि दिस इज अगेन फॉर हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि हमारे पास हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या पीपीआईज, इसकी डिटेल में तो जो है ना मैं नहीं जाऊंगा, फिर वो टाइम अलाउ नहीं करेगा। लेकिन दीज आर द डिफरेंट क्लासेस एंड दीज आर द ड्रग्स के जो आपके स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सिक्रीट होता है उसकी अमाउंट को ये कम करते हैं। मैं बड़ा सिंपली कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। मुख्तलिफ हैं जिसमें कि दिस वाज स्टार्टेड विद ओमेप्राजोल के साथ शुरू हो गया था। ये जोल फैमिली है सारी। ओमेप्राजोल के साथ हुआ, फिर सेकंड हमारे पास नेक्सप्राजोल आया, फिर लेंसप्राजोल आया, फिर रेबिप्राजोल आया, फिर पेटाप्राजोल आया, और अभी आजकल ये वोनाप्राजोन है कि जो कि पोटेशियम पंप को इनहिबिट करता है। तो तकरीबन बाय एंड लार्ज इनकी बायोअवेलेबिलिटी में फर्क होता है। बाकी इनमें कोई पर से अमूमन यो जो नेक्सप्राजोल आया था तो ये गर्ड के लिए आया था कि ये गर्ड के लिए बहुत अच्छी दवाई है। फिर अभी जो वोनाप्रोजोन है ये भी गर्ड के लिए आया। प्राइमरीली इन सब की 19-20 फर्क है, सारे एक जैसे, इसमें इस फर्क नहीं है। अभी वो फार्मा होती है, जो फार्मा जिस चीज में इसको स्टडी करती है उसको ज्यादा प्रोमो करती है। तो हमें हमारे पास जो स्टडीज आते हैं एच पायलोरी की, तो उसमें ज्यादातर पहले मेप्रोजोल पे आती थी, फिर इसके बाद ये नेक्सप्रोजोल पे आया, इवन डेक्सलेंसप्रोजोल पे भी वो स्टडीज कुछ आई, पेंटाप्रोजोल पे। मैं अपने तौर पे पीपीआईज में जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो मैं समझता हूँ जो हमारा वो है पेंटाप्रोजोल। ये बहुत ही स्ट्रांग वो है और काफी अच्छा उसकी वो है। लेकिन अभी जो वोनाप्रोजोन है ये उससे भी ऊपर पे आ इसका गया ट्रेड नाम क्या है? है। ट्रेड नेम? हाँ, अच्छा, ट्रेड नेम जो है, अगर ये ओमेप्राजोल है जो, तो उसमें जो कॉमन जो किए जाते हैं वो राइजेक है या राइजेक, रोलिंग है या इस तरह। हाँ, इस तरह। फिर नेक्सप्राजोल का मेगा नेक्स्ट है है जी। और इस तरह की चीजें। तो मैं चूंकि इंटेंशनली फार्मा के वो नाम यूज नहीं करना चाह रहा था, वरना फिर वो उसमें चली जाती है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अच्छे ब्रांड्स भी हैं और ये अमूमन जो ओमेप्राजोल है ये फिर आपको जो है, अच्छा इसमें होता ये कि पीपीआई जब एच पायलोरी ट्रीटमेंट देते हैं, तकरीबन तमाम पीपीआईज वो ओडी डोज में दिए जाते हैं। किसी की 20 मिलीग्राम है, किसी की 30 मिलीग्राम डोज है, किसी की 60 है, किसी की 40 है। फॉर एग्जांपल पीपीआई वो जो ओमेप्राजोल है 40 मिलीग्राम में दी जाती है रूटीन में। लेकिन एच पायलोरी के दौरान, जब जिस दौरान आप एंटीबायोटिक देते हैं, चाहे वो 1 हफ्ते की है या 2 हफ्ते की है, उस वक्त आप ये डोज डबल रखते हैं। मसलन एक पेशेंट है पीपीआई पायलोरी के दौरान डबल होगा, उसके बाद ये सिंगल पे आ जाएगा। एक्सेप्ट ये कि अगर आपके पास गर्ड है या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का पेशेंट है, उसमें आप थ्रू आउट ही डबल द डोज देते हैं, यानी बीडी डोज देते हैं। तो ये एक पॉइंट थी। दूसरा पॉइंट, राशिद साहब का अभी सवाल मुकम्मल ही है, राशिद साहब। हाँ जी, वो मैंने आपने अच्छा पीपीआई इसमें कर दी। अच्छा जावेद भाई, ये बताएं कि ये आपने बताया जैसे कि 2 हफ्ते से 4 हफ्ते सब्र करते हैं दोबारा H2 टेस्ट करने से पहले, तो इस दौरान ये H2 ब्लॉकर दे सकते हैं या कभी कभी कोई पीपीआई दे सकते हैं? H2 blockers, yes, you can give H2 blockers. अदर वो जो जिस तरह मैंने कहा सुक्रलफेट है या सोडियम एल्जिनेट वगैरह जो गेविस्कान टाइप चीजें, ये दे सकते हैं। और ट्राई करें कि अगर बहुत ही ऐसा है कि यू कैन नॉट, पेशेंट कैन नॉट लिव विद दैट और द नीड्स पीपीआईएस, तो वो भी कम से कम डोज में। और आई मीन जो अगर 40 मिलीग्राम का ओमेप्राजोल है तो हम 20 मिलीग्राम दे देंगे। अगर डेक्सलेंसोप्राजोल 60 है तो हम 30 दे देंगे। लेकिन ट्राई करें कि उसको किसी अल्टरनेट ड्रग के साथ कंट्रोल करें ताकि आपको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट ना आए। ये बात है ना। और ये जो स्ट्रिप टेस्ट है या लेजा, ये कम से कम इन्फेक्शन एक्सक्लूड तो कर सकता है ना? फॉल्स पॉजिटिव होता है लेकिन फॉल्स नेगेटिव तो ये बहुत कम होता है, यानी अब ये तो कर सकते हैं कि हाँ, एक्सक्लूड करने के लिए।
हाँ ये, लेकिन ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई शख्स कहता है कि मैं पहले आईसीटी पे कर लेता हूँ, या इलाजा तो कीमत उसकी वही है तकरीबन जो कि एक स्टूल एंटीजन की है, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं पहले उस पर चेक करता हूँ, अगर मुझे जो है ना वो नेगेटिव आ गया तो आगे नहीं जाऊंगा, पॉजिटिव आ गया तो मैं फिर एक और टेस्ट पे कंफर्म करूंगा। तो मैं क्लिनिकली करूंगा कि इसको सिंपल रखें, बस एच पैलोरी स्टूल एंटीजन भेजें, इसकी एंटीजन टेस्ट एक्सपेंसिव बड़ा नहीं है अच्छा है। और जी इसकी जी बहुत ही ज्यादा वो स्टडीज बताते हैं कि इट्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल। बल्कि खुद मैंने क्लिनिक में स्टडी की, मुझे जो पैलोरी यूरिया ब्लड टेस्ट होता वो एक कंपनी ने फ्री करवाया था, तो कोई 100 पेशेंट्स का था। एंड विल यू बिलीव कि स्टूल एच पैलोरी और यूरिया ब्लड टेस्ट देवर इन 100 केसेस में सब में आई मीन कंपेरेबल था, जिसमें अगर एक नेगेटिव होता है यूरिया ब्रेथ तो ये भी नेगेटिव आ जाता है। तो इसकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है और मैं पर्सनली यही यूज करता हूँ। जी। प्रोफेसर सलमा कुंदी आपका। हाँ जी, इट वाज अ लवली लेक्चर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, बहुत हमने एंजॉय किया। आपसे दो क्वेश्चंस हैं मेरे। पहला वाला तो ये है, अगर किसी का फर्स्ट लाइन थेरेपी फेल हो गई, सेकंड भी फेल हो गई है, वो क्या थर्ड ट्राई करेगी या उनके काउंसलिंग शुरू हो जाएगा? और दूसरा, अगर थर्ड लाइन थेरेपी भी फेल हो गई और फैमिली में सीए की हिस्ट्री है, सीए ऑफ द स्टमक, गैस्ट्रिक स्टमक, इस पेशेंट के साथ आप कैसे डील करते हैं? बिल्कुल, थैंक यू मैम। पहले दो तो हम दे देते हैं कि एक फेल हो गया फर्स्ट लाइन, सेकंड पे, थर्ड पे जिस तरह के मैंने कहा कि आइडियली तो होने ही चाहिए कि अब इसकी हम एंडोस्कोपी करके, बायोप्सी करके और उसकी हम कम से कम उसकी जो है ना वो, अगर इफ यू कैन डू द कल्चर सेंसिटिविटी कहीं पे है तो वो करवा लें। या अगर थर्ड भी हमने ऐसा किया कि चलो वो ट्रीटमेंट दे दी जिस तरह के मैंने इस पेशेंट में दिया कि टोटली न्यू एंटीबायोटिक्स बिस्मथ दे दिया, फिर भी फेल हो गया, तो फिर तो लाजमी बनता है इफ यू गो फॉर टू ट्रीट दिस पेशेंट, तो फिर नेचुरली फिर आपको जो है ना उसके लिए तो कल्चर करना पड़ेगा। अभी तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये बग क्यों इतना रेजिस्टेंट है। अगर जो उस लेवल पे उमन क्लिनिकली हम नहीं पहुंच पाते, जो उमन हमें पॉजिटिव आता है वो पहले ही नेगेटिव नहीं हुआ होता और हम समझ लेते हैं कि ये नेगेटिव है, फॉल्स नेगेटिव आई होती है। और अगर इस पेशेंट में आपने आप कह रहे हैं कि मैं तमाम एग्जॉस्ट वो एग्जॉस्ट किए ऑप्शंस, और अगर वो स्पेशली जब वो पेशेंट सिम्टोमेटिकली भी वो रिलीव हो जाए, एट टाइम्स इट पेशेंट बिकम्स, तो फिर उसको में अगर कोई रिस्क फैक्टर है उसकी फैमिली में कार्सिनोमा वगैरह का, तो फिर तो आप उसको सर्वेलेंस पे डाल देंगी, एटलीस्ट एनुअल तो उसके लिए एंडोस्कोपी होनी चाहिए। लेकिन अगर खुद उस पेशेंट के लिए अगर वो अभी भी सिम्टोमेटिक है, तो फिर दैट पेशेंट नीड्स एटलीस्ट इफ नेट 6 मंथली एनुअली, तो उसकी भी अब तो भी एंडोस्कोपी चाहिए, क्योंकि अल्सर मल्सर या ऐसी चीज ना हो। एंड ऑफ कोर्स और भी चीजें देखनी चाहिए। इट मे द पेशेंट डिस्पेप्सिया मे नॉट बी प्योरली बिकॉज ऑफ दिस एच पैलोरी, और भी जिस तरह के हेपेटोबिलियरीज या बाकी चीजें होती हैं उनकी तरफ देखना चाहिए और हमें मालूम करना चाहिए कि आया कोई और वजह तो नहीं है। तो यहाँ पे जब आपके थर्ड लेवल तक चले जाते हैं तो उसमें नेचुरली पेशेंट को ज़रा एवेल्युएशन मजीद करना होता है। मे बी एट फर्स्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें मिस की हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बाद में वो अपेयर हो जाती हैं। So yes, at that very time, we need to give more time to the patient, and we need to do the more workup, ताकि सिर्फ हमें पैलोरी से भी थोड़ा सा आगे भी फिर हम उस वक्त हमें सोचना लाजमन चाहिए। Can I ask a question? एक मिनट। ये सवाल ये है कि कहते हैं ना लोहे को लोहा काटता है, कि अगर ये सारी चीजें नाकाम हो जाती हैं तो प्रोबायोटिक्स और Yes, फूड yes, वो yes. फूड जो प्रोबायोटिक्स होती हैं, अगर वो कहें तो कुव्वत मुदाफियत भी बेहतर करती है और Indeed. एक खबीसों को भी किल करती है। दैट इज आजकल जो प्रोबायोटिक्स देनी चाहिए, अगर सारी थेरापी कम हो जाएंगी। It अच्छा, is very डॉक्टर true. जौहर और डॉक्टर कैसर, आपसे पहले मैं एक एक स्टूडेंट बैठे हैं दानियाल, उस क्वेश्चन बैठे हैं आई फोर्थ थिंक डॉक्टर मजीद साहब ने भी कुछ कहा है। जी जी मैडम, डॉक्टर मजीद चौधरी। एक मिनट में डॉक्टर दानियाल, यू वांट टू आस्क दानियाल? दानियाल, यस सर। आपने सवाल पूछे थे, आप पूछें जी। इधर फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। यस सर। माशाल्लाह। जी दानियाल पूछो। आपका म्यूट। सर एम ऑडिबल? हाँ, जी आवाज आ रही है बेटा। जी जी अच्छा, डॉक्टर जौहर नकवी फ्रॉम कराची। जौहर नकवी जी, आप? सर एम ऑडिबल? जी दानियाल बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
जी सर, I'm fourth year medical student from Push माशाल्लाह। Medical College Rawalpur। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो आपने जो लीवर रिजीम बताई जिसमें हम फ्लोरा यूज कर रहे हैं, नॉर्मल वो बैक्टीरियाज यूज कर रहे हैं, तो इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा नहीं होगा सर? क्योंकि वो बैक्टीरिया भी अपने आप को म्यूटेट करके कोई क्या कहते हैं, उसमें कोई म्यूटेजेनिटी ला सकता है या वो एंटीजेनिटी ला सकता है उसमें। आप ये प्रोबायोटिक्स की बात कर रहे हैं बेटा? आप प्रोबायोटिक्स की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। मेरे ख्याल में बेटा प्रोबायोटिक्स की बात कर रहा है। ये प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये बेटा, ये दीज आर द बेनिफिशियल फ्लोरा जो कि हमारे जीआई को प्रोटेक्ट करते हैं और ये compete करते हैं। मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, और वो compete करते हैं जो इंजोरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, उसके साथ compete करके वो इन्वायरमेंट को ये होस्ट फ्रेंडली या ह्यूमन फ्रेंडली बनाते हैं, या उनको। तो मैं आपको सिंपल ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इंजोरियस। तो दीज आर दी नॉर्मल फ्लोरा जो कि या वो बैक्टीरिया जो कि हमारे बेनिफिशियल को मजीद इंप्रूव करते हैं। तो दीज आर, इनके साथ ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है। ये एच पाइलोरी के साथ खुद ही है, और द रीजन इज दैट एच पाइलोराई जब आपको एट्रोफिक गेस्टाइटिस देता है या भी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन देता है, तो वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन प्रीडिस्पोज करते हैं टुवर्ड्स मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाप्लेजियाज, फिर एनाप्लेजियाज। वो जब आप इंशाल्लाह फाइनल ईयर में आ जाएंगे और थर्ड फोर्थ ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो जो एनाप्लेजिया, ये जो ट्यूमर फॉर्मेशन है, ट्यूमर जेनेसिस है, उसके जो स्टेप्स होते हैं, ये उनको उस तरीके से काज करता है। ठीक है बच्चे? थैंक यू। डॉक्टर जौहर नकवी, जौहर हुसैन नकवी फ्रॉम कराची। डॉक्टर जौहर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब और डॉक्टर जावेद साहब के, आप लोगों ने बहुत अच्छा लेक्चर अरेंज किया। मैं ये रहमत दूंगा कि ये डॉक्टर जावेद साहब को कि ये प्रोबायोटिक्स के बारे में जो है, ये बच्चों में जो ये डायरिया के केसेस होते हैं, इसमें इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है। तो बड़ा मेहरबानी इसको थोड़ा सा इवेलुएट करें और हमारी नॉलेज में इजाफा करें। बहुत शुक्रिया जनाब। जौहर भाई, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल में कि ये बल्कि आई विल विश कि हम कोई ऐसा सेशन रखें जिसमें हम प्रोबायोटिक्स का यूज इन अपने उसमें करें, क्योंकि अपने तौर पे एक बहुत बड़ी फील्ड है। ये नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है, प्रोबायोटिक्स के ऊपर इंशाल्लाह। तो ये इसमें बहुत चीजें हैं और इसमें बड़ी जो है ना वो है, तो इसको एक डिटेल चाहिए इंशाल्लाह। इस पे हम ये दिस इज पॉइंट, इंशाल्लाह इस पे हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर जावेद, हमने इसको बड़ा अच्छा प्रमोट किया ड्यूरिंग कोविड, और कोविड में भी ये देखा गया कि वी प्रमोट द प्रोबायोटिक्स एंड द फूड विच एनहांस द प्रोबायोटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज द इम्यूनिटी ऑफ जीआईटी। और जो गट के हार्मोन हैं उनको जब बेहतर हर चीज होगी, तो आपकी जो सेकंड ब्रेन है ना जो हमारा, वो जीआईटी है जी। एक प्रोबायोटिक्स तो डॉक्टर गोल्ड सजाद, ओल्डन डेज है। कैसर सजाद। Can I? जी Can सर, I ask thank a you very question? much. जी कैसर सजाद। जी सर, thank you very much for giving me the floor. Excellent presentation, Dr. Javed Farooqi. I Thank you. think the way of presentation was excellent and very understandable. तो मेरा बेसिकली मैं ENT सर्जरी करता हूँ, लेकिन एज ए पेशेंट मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, बिकॉज ये कि यहाँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ऑफिस में यहाँ पर एक कंपनी ने इसको लॉन्च किया था, ब्रेथ टेस्ट, यूरिया ब्रेथ टेस्ट। तो उस पे हम लोग चूंकि ऑर्गेनाइजर थे, तो हमारा भी वो मजाक में हमारा भी कर लिया गया, तमाम जितने भी हमारे PMA के लोग थे। उसमें जो है कुछ लोगों का पॉजिटिव आ गया ब्रेथ टेस्ट, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड। अच्छा, तो बेसिकली तो मैंने इसको इतना अच्छा मतलब ऑथेंटिक नहीं समझा। मैंने बोला भाई ये पता नहीं क्या। देन आई आस्क्ड द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन कराची, उनसे मैंने मशवरा किया। उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज व्हाट यू हैव सेड। दे आल्सो रिकमेंड कि ये अब ऑथेंटिक टेस्ट है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, तो इस पे आप जो है ना एक कोर्स कर लें। अच्छा, मैंने नहीं किया, और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। वो ये था कि मुझे डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन अक्सर होता था, और मुझे
काफी मुझे कॉन्शियस, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ और मैं वॉक करता हूँ आफ्टर फजर प्रेयर्स के बाद। मैं पार्क में जाकर वॉक करता हूँ प्रॉपर, और ये आज से नहीं, मैं 40-50 साल से ज्यादा हो गए इसको। तो लेकिन इसके बावजूद मैंने नोट किया कि कुछ अरसे से मेरा पेट जो है वो तोन मेरी निकल गई है, और उसका रीजन उन्होंने यही बताया कि ये एच पायलोरी की वजह से ही है। और कभी कभार मैं राइजिक या जिस तरह की आपने बात बोली, जो मिल गया वो ले लिया, और लेकिन एंड में तकरीबन पॉजिटिव होने के बाद 1 साल बाद मुझे कहा गया कि जी आप ये रिजीम शुरू करें, एंड आई हैव स्टार्टेड दैट रिजीम, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड एमोक्सिसिलिन। मैंने उनके बताए हुए हिदायत पे तकरीबन 15 दिन मैंने ये कोर्स किया। उससे मुझे थोड़ा सा, जब तक मैंने लिया तो कुछ फर्क पड़ रहा था कि मेरी बाउल हैबिट्स में कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी, और कभी इंडाइजेशन भी होता था, लेकिन वो कुछ बेहतर हुआ। लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मैं वैसे ही मैं फील करता हूँ कि कभी कभार मेरी डिस्टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है, और कभी कभार मैं बिल्कुल सेट हो जाता हूँ। तो ये एक कंडीशन है, और इस तरह के बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ, पेशेंट्स भी जो मेरे पास ईएनटी के आते हैं वो भी बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये भी होता है, तो दवा जरा समझ के दीजिएगा, मेरा ये प्रॉब्लम भी है। तो एक तो ये मुझे पता है कि ये मैंने अपनी एक सिनेरियो बताई। दूसरा, जो पेशेंट अक्सर ईएनटी के आते हैं और वो ये सवाल करते हैं कि जी हमें फला या कोई एंटीबायोटिक का नाम नहीं लेते और कहते हैं हमारा उमन पेट खराब हो जाता है, और मैं जो हूँ वो एच पायलोरिक का पेशेंट हूँ, और मैं उससे पूछता हूँ कि जी आपने कोई टेस्ट कराया? वो कहते हैं नहीं, टेस्ट तो कोई नहीं कराया, लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप एच पायलोरिक है। तो ये भी एक बड़ा अजीब सा यूनिक सी बात होती है कि पेशेंट आके खुद ही कहता है। सो ये मेरी बात है। डॉक्टर जावेद, प्लीज, थैंक यू वेरी मच, जी प्लीज डॉक्टर जावेद आंसर। कैसर साहब Can माशाल्लाह I, 50 साल के हैं, Mulazim वही Saab, can I ask a question? Mulazim, सॉरी, जी can I जी ask a question? आफ्टर यस, दिस आफ्टर दिस आफ्टर दिस आफ्टर दिस आफ्टर दिस अच्छा, हाँ, ओके। जी थैंक यू केसर भाई। मेरे ख्याल में कि ब्रीफली मैं आ जाऊंगा इन टाइम ऑफ इंटरेस्ट। एक तो सर ये है कि आई अप्रिशिएट कि आप माशाल्लाह इतने रेगुलरली वॉक वगैरह करते हैं और फिजिकल फिटनेस करते हैं। ये सच पायलोरी के साथ डिस्पेप्सिया डिस्पेप्टिव सिम्टम्स एसोसिएटेड है। मेरे ख्याल में कि आप अपना यूरिया ब्रेथ टेस्ट रिपीट करें, और अगर वो स्टिल पॉजिटिव है तो यू कैन गो फॉर अनदर ऑप्शन, लीवफ्लॉक्सासिन, और या अपना जो वहाँ पे कराची में जितने भी गैस्ट्रोंटरोलॉजिस्ट हैं, मोस्टली मेरे दोस्त हैं, या अपने तौर पे आप लीवफ्लॉक्सासिन, एमोक्सिसिलिन और पीपीआई आप ले सकते हैं। और उसके बाद लेने के बाद, जिस तरह के मैंने कहा कि आप 2 वीक्स 3 वीक 4 वीक्स वेट करने के बाद फिर टेस्ट करें और इंडिकेशन कंफर्म करें। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये होती है कि जरूरी नहीं है कि आपके एच पायलोरी की वजह से ये सिम्टम्स हो। कभी कभार ये उम्र के साथ साथ भी या बाकी भी चीजें, आई मीन ये डिस्पेप्टिक सिम्टम्स आ ही जाते हैं, ये चीज होती है। लेकिन क्योंकि एक दफा आपका पॉजिटिव आया है एंड यू फेल्ट गुड विद ड्रग्स, तो मेरे ख्याल में नॉट अ बैड आइडिया कि आप एच पायलोरी स्टूल एंटीजन या यूरिया ब्रेथ टेस्ट करके कंफर्म करें और फिर गो फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट, या वहाँ जितने भी हमारे गैस्ट्रोंटरोलॉजिस्ट हैं उनके साथ किसी के साथ भी करके गो फॉर। जहाँ तक आई जी आपकी बात ये क्वेश्चन की कि वो बोलते हैं मैं एच पायलोरी का हूँ, दैट्स द रीजन आई अप्रिशिएट पीएमए के इन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छी लीड लिए कि हम ये एच पायलोरी को जितना वही बात है कि इसको जितना कल्पिट बना दिया जाता है, जिस तरीके से इसको यूज ही किया जाता है, या कभी कभार वो एक चीज ऐसी है कि इसमें जरूरी नहीं कि अब ये वही जिस तरह आपने सर फरमाया कि बगैर किसी टेस्ट के जी एच पायलोरी है आपको, या कोई वही स्ट्रिप टेस्ट करके एच पायलोरी है आपको, तो मेरे ख्याल में कि ये चीज है, ये अगेन आइडेंटिफाई पॉइंट कर रहा है कि ये दिस इज वेरी मिसमैनेज्ड इन्फेक्शन इन अवर क्लिनिकल प्रैक्टिस। इन पेशेंट्स के लिए अमूमन ये है कि आप ईएनटी में स्पेशली जो GERD होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, वो ईएनटी जी, को एग्जेजरेट करता है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हो सकती है कि उसमें, और ऐसे पेशेंट में जिनको अगर वो जीआई एब्सेट्स होते हैं, तो मोस्टली जिन एंटीबायोटिक्स जीआई एब्सेट्स होते हैं वो अमूमन एक क्लेथ्रोमाइसिन टाइप चीज़ों के साथ जीआई एब्सेट्स होते हैं, या ऑगमेंटिन टाइप जिसमें क्लेवेलेनिक एसिड होता है। तो आप ट्राई करें कि उनको चाहिए जिथ्रोमाइसिन के साथ भी हो जाते हैं जीआई एब्सेट्स, तो यू कैन जस्ट चेंज द एंटीबायोटिक्स वट एवर इज यू आर हैप्पी विद। तो ये एक चीज़ होती है। अदरवाइज
ये GERD के साथ हमने देखा हुआ है कि ENT सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और ये स्पेशली नक्टर्नल GERD जब रात को सो रहे होते हैं और पूरा एसिड ऊपर आता है तो उसकी वजह से ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं। तो अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपने जो कॉम्बिनेशन बताई थी उसमें मैंने जो खाई है वो एमॉक्सिसिलिन एंड क्लेरमाइथ्रिन। इसके साथ मैंने कोई और ड्रग्स नहीं खाई, ना PPI या कोई और नहीं लिया। सिंपल मुझे यही कहा गया, और यहाँ पे आपने सही कहा, आपके सारे दोस्त हैं वो सारे ऐसे रिनाउंड एक्सपर्ट लोग हैं, सारे लोग, उनमें से एक तो हेल्थ मिनिस्टर भी बन गया है अभी, तो वो तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो ये है दूसरा। चलें कैसर दूसरा भाई यूं करते हैं, द टाइम ही इज अ बिजी टाइम मैन, बहुत थोड़ा है। एक इनका सवाल नंबर एक देते हैं, सवाल और की आप इजाजत आपस देते हैं। में LMDC ठीक हो जाएंगे। लास्ट मुझे सवाल, सिर्फ ये लास्ट बता दें कि सवाल उसके साथ मैं कुछ ले LMDC। सकता हूँ, कोई यस, और ले सकता हूँ जावेद साहब? मैं सर आपको PPI लाजमन लेनी होगी, PPI के बगैर लेनी कोई चाहिए। application तरक्की अच्छा नहीं। अच्छा, ये ठीक है। लाजमी। हाँ, मुलाजिम आई मंजीत हैव साहब से पूछें, लेट्स वाइंड दिस अप, क्योंकि राशिद साहब Last उन्होंने कहीं जाना है, question डॉक्टर जावेद ने। from LMDC. Last question from LMDC. मुलाजिम प्रोफेसर मजीद चौधरी है। जी सर, प्रोफेसर मजीद चौधरी साहब, सर। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हो आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, nice to hear Very you. nice presentation. Thank you. I just wanted to ask two questions. Sir, सर आप तो You खुद know, कमेंट करें सर। आप I'm शर्मिंदा from कर the रहे हैं मुझे। days when even H2 receptor antagonists were not discovered, Yes. and there used to be a label called failure of medical treatment. Yes. I wonder, is it still there? Number one. Number two, with three failures of medical treatment, at what stage do you start thinking of about the pyloric stenosis? Two questions. Okay. सर ये pyloric stenosis या postprandial vomiting या bloating, ये तो सर it should not be even missed from day one. ये तो this is something कि उसको हमें जो है ना, क्योंकि and this may be a complication of the chronic peptic ulcer, कि वहाँ पे अगर duodenal ulcer है chronic के और distorted duodenum है, sir you know very well than me, तो ये इसको तो हमें exclude, इसके लिए हमें 3 eradication therapies की वेट नहीं करनी चाहिए. This should be excluded from the day one. देखना चाहिए फिजिकली जो है, अगर इसमें नेचुरली अलार्म सिम्टम्स होंगे, तमाम चीज होंगी, वेट लॉस वगैरह. ट्रीटमेंट फेलियर, यस, रेजिस्टेंट सेप्सियाज, स्पेशली अगर वी आर डीलिंग विद द फंक्शनल GI डिसऑर्डर्स, तो ये चीजें हैं बिल्कुल. GI सेंसिटिविटी, तमाम चीजें हैं, ब्लोटिंग्स वगैरह वेरी मच. बल्कि अभी तो वही जो हमारे जितने भी फंक्शनल GI डिसऑर्डर वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं कि जिस पे कोई भी चीज हेल्प आउट नहीं होती. तो यस, दीज फिनोमिना आर देयर. और बिल्कुल वही कि जब सेमेटिडीन पहली दवाई आई और फेमिटिडीन आई तो हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, अब एक नया इनकलाब आ गया है. तो उसी जमाने से ही बिल्कुल, बल्कि टाइम के जब आप लोग तो सर ये पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट सर्जरी करके करते थे, वे गॉटमी करते थे, देयर वाज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल. तो जमाने में तो सर्जरी एक बहुत बड़ा ऑप्शन हुआ करता था. yes sir, yes sir. I think we over the last 3 decades haven't done any vagotomies other than where there is pyloric stenosis, actual pyloric stenosis. Yes. और ये बड़े जो है ना, वो हमारे जब स्टूडेंट होते थे तो बड़े मुश्किल में जो नाम होते थे समझ नहीं आती थी यार क्या है क्या नहीं है. तो अब आजकल के स्टूडेंट्स कम से कम उन सर्जरीज के नामों से तो जो है ना आसान हो गए. लेकिन नहीं, मेडिकल एवोल्यूशन है, चल रही है, नए चैलेंजेस आते हैं, पुराने हल हो जाते हैं, कुछ नए शेप के सूरत में. दिस इज व्हाट मेडिसिन इज. Anyway, very nice presentation. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Professor Majid Chaudhary sir, teachers of teachers, you are here. It is an honor for us, sir. Professor Salma Kundi, can you conclude today's session because time is almost... I would conclude it, but Dr. Kaisar Sajjad is here. I'd like to give him the floor for the vote of thanks. And from my side, Dr. Javed Iqbal Saab, I'm so grateful to you for giving us your Sunday. Thank you so much. Thank you very much. I'm much honored. Yes, sir. Thank you very much. I'm honored, Dr. Salma Kundi, to just thanks all our guests and the speakers. मैं सबसे पहले तो स्पीकर डॉक्टर जावेद फारूकी से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आई थिंक सब दे ऑल मस्ट इम्प्रेस्ड
कि आज जिस तरह से प्रेजेंटेशन उन्होंने दी है और सिंपल अल्फाज में हमें समझाया है, जैसे बच्चे को कायदा पढ़ाते हैं ऐसे इन्होंने पढ़ा दिया है हमें आज एच पाइलोरिक। तो मैं समझता हूँ कि जो खासकर हमारे जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कुछ सीखा होगा उन्होंने। और ये पीएमए का जो वेबिनार है इसका मकसद ही यही है कि हम कुछ आज के सेशन से 1 घंटे 1.5 घंटे में हम कुछ सीख के और उसको अपने पेशेंट पे अप्लाई करें। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड स्पीकर डॉक्टर जावेद फारूकी, एक्सेलेंट प्रेजेंट, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपको और मजीद तरक्की दे। और इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे 2 हीरोज को जो कि हमारी प्रेसिडेंट रही हैं। जब ये प्रेसिडेंट थी तो मैं सेक्रेटरी जनरल था, और जब से ये ऐसा काम कर रही हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे काम करती हैं माशाल्लाह से। डॉक्टर सलमा कुंडी के लिए तो भरपूर तालियां बजाएं, और डॉक्टर मुलाजिम साहब तो मैं उनके लिए कुछ कह नहीं सकता, वो किस तरह से वो काम करते हैं सारा कुछ। इसके अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन ये डे 1 से मुलाजिम साहब और डॉक्टर सलमा कुंडी करते हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और इन दोनों की वजह से मैं अपना शेड्यूल चेंज करके इस प्रोग्राम में और इस वेबिनार में शिरकत करता हूँ, कुछ ना कुछ कुर्बानी दे के। एंड मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि संडे के दिन इस वक्त 11 बजे से 12 बजे तक 1.5 घंटा कम से कम वो टाइम देते हैं और चाहते हैं, ये उनकी कीननेस है कि वो ये चाहते हैं कि कुछ सीखें, कुछ पढ़ लें, और आप जैसे लोग जो एक्सपर्ट हैं उनसे कुछ हासिल कर लें। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, एंड स्पेशली डॉक्टर जावेद फारूकी, Dr. Mulazim, and Dr. Salma Kundi. Thank you very much, so much, and see you next week. कैसर सजाद एंड एवरीवन। लेकिन कैसर सजाद, आप 50 साल से वर्जिश कर रहे हैं, उम्र तो आपकी 45 साल है, इसमें कंट्रा बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन। सर आपने गलत बताया सर, मेरी शनाख्ती कार्ड के हिसाब से तो मैं 67 का हूँ, लेकिन वो गलत छप गया है, उसमें गलत छप गया, और आप भी गलत बता रहे हैं सर। मैं अभी अंडर 19 खेल सर, यू आर टू यंग सर। मैं सर अभी अंडर 19 खेल रहा हूँ आजकल क्रिकेट मैच। आप अंडर हमारे 19 स्टूडेंट भी तो बन गए हैं ना आजकल। और आपका स्टूडेंट भी बन गया। तो अल्लाह हाफिज, सी यू थैंक यू, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज जावेद साहब। जावेद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, खुदा हाफिज। ये कोई पेशेंट है सर, उसका कोई क्वेश्चन है? Why did you just look my hair? You did. जी मैं कुछ कह सकता हूँ भाईजान? हेलो हेलो। जी मैं ये कह रहा था कि मेडिसिन ले रहा हूँ, रात को ना बहुत ज्यादा बेचैनी सी होती है, और जी एमोक्सिलिन 500 और जो है क्लेथ्रोमाइसिन ले रहा हूँ। एमोक्सिलिन जो है 2 लेता हूँ एट अ टाइम। जी, ये आप मोहम्मद मुदस्सिर खान साहब बोल रहे हैं? जी जी। जी, अम,
तो मेरे ख्याल से मेरे कुछ साल का मेडिकल ऑफिसर का एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहता हूँ जी कि आपको जो सिम्टम है वो एंटीबायोटिक से रिलीफ नहीं होगा। ओके वो तो एच पाइलोरी और माइक्रोब्स के लिए दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको पीपीआई भी लेना पड़ेगा, या फिर जो जनरल अल्सर का ट्रीटमेंट है अगर आप रेजिमेंट के साथ ले रहे हैं वो एंटीबायोटिक, तो उसमें पीपीआई साथ ही आएगा। जैसे पेंटोप्राजोल हुआ, ओमेप्राजोल हुआ, जैसे इससे पहले प्रोफेसर साहब ने बोले थे। जी अगर आप अपने तरफ से रैंडमली ले रहे हैं तो एक बार अच्छे से डॉक्टर साहब से बात करिएगा सिम्टम के बारे में। नहीं, मैंने चेक कराया डॉक्टर को ना, मेरा एच पाइलरी जो है पॉजिटिव आया है। अच्छा, यूरिया लेकिन जब टेस्ट ये ठीक किया था स्टार्ट क्या? हुआ है उस टाइम मेरी जो है हार्ट रेट जो है इसकी पल्पिटेशन और ये काफी हम्म ज्यादा हो गई थी उस टाइम। तो मैं डॉक्टर के हम्म पास गया हूँ, ईसीजी जो कराई है वो बिल्कुल नॉर्मल थी, थोड़ा सा बीपी अच्छा हाई था। और हम्म जो है 2 दफा ऐसा हुआ है मेरे साथ, अच्छा हार्ट पल्स जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ, ये होता है। यूजुअली आपका गैस्ट्राइटिस या फिर अल्सर, पेप्टिक अल्सर का सिम्टम एक कार्डियक सिम्टम से रिजेंबल करता है कभी कभी। तो इसीलिए आपको ईसीजी और वगैरह और सब टेस्ट कराए होंगे। उसमें अगर नॉर्मल आया है तो मोस्ट लाइकली उसके साथ ही एच पाइलोरी पॉजिटिव दिखाई दिया है, उसी की वजह से ये सिम्टम आया होगा। लेकिन आप कोई पीपीआई ले नहीं रहे हैं, सिर्फ 2 ही एंटीबायोटिक ले रहे हैं ना? जी, और साथ में मेप्राजोल भी ले रहा हूँ। क्या ले रहे हैं? मेफ्टाजोल? मेप्राजोल रूलिंग 20। तो वो पीपीआई हो गया। अगर उससे कितना दिन हुआ आपका रेजिमेंट शुरू हुआ? तकरीबन 2 वीक हो गए, और मेडिसिन में तकरीबन 5 दिन हुए ले रहा हूँ। हम्म 5 दिन से अगर ठीक नहीं हुआ है तो एक बार बात कर लीजिएगा अपने डॉक्टर साहब से। हो सके कोई प्रोकाइनेटिक भी देना पड़े, जैसे डोमपेरिडोन, या फिर और कोई इलाज करना पड़ेगा। चलें ठीक है, जैसे थैंक यू वेरी मच सर। जी